हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिफ्लेक्शन ऑफ परफेक्ट फ्रेम को डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये परफेक्ट फ्रेम या परफेक्ट ट्रस होता क्या है। तो देखिए मैंने यहाँ पे ट्रस को क्लासीफाई किया और मैंने कहा कि ट्रस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं कि ट्रसेस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। फर्स्ट इज नोन एज परफेक्ट ट्रस एंड अनदर वन इज इम्परफेक्ट ट्रस। ठीक, अब वो ट्रस जो m इज इक्वल टू 2j माइनस आर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं वो ट्रस परफेक्ट ट्रस कहलाते हैं। ठीक, यहाँ पे m जो है वो टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन ए ट्रस है, j टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स इन ए ट्रस है और r जो स्मॉल r है वो क्या है, वो मैंने यहाँ पे लिखा कि टोटल नंबर ऑफ कंडीशन इक्वेशन अवेलेबल। ठीक, अब ये R क्या होता है हम उसकी बात करते हैं कि जितनी कंडीशन अवेलेबल होती हैं, इक्विलिब्रियम इक्वेशन अवेलेबल होती हैं, उनका नंबर है ये। ठीक, और जनरली ये 3 होती हैं। ठीक है, लेकिन अगर स्ट्रक्चर में कहीं पे हिंज हो या लिंक हो तो उसके कारण हमें एडिशनल इक्वेशंस मिल जाती हैं। ठीक, जैसे मैंने कहा कि हिंज के कारण एक एडिशनल इक्वेशन मिलती है और लिंक के कारण 2 एडिशनल इक्वेशन मिलती हैं। ठीक है, तो फिर R की वैल्यू उस हिसाब से इंक्रीज हो जाती है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि R इज़ यूजुअली 3 बट इफ़ देयर इज़ एन एडिशनल हिंज सेपरेटिंग द स्ट्रक्चर इनटू 2 पार्ट्स देन 1 एडिशनल इक्वेशन इज अवेलेबल। तो उसके कारण एक एडिशनल इक्वेशन हमें मिल जाएगी एंड फॉर लिंक 2 एडिशनल इक्वेशंस आर अवेलेबल। कि अगर किसी पॉइंट पे किसी जॉइंट पे लिंक लगी हो तो उसके कारण हमें 2 एडिशनल इक्वेशन मिल जाती हैं। ठीक है, तो R की वैल्यू उससे इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, मतलब 3 से अगर हिंज लगी होगी तो 4 हो जाएगी और अगर लिंक लगा होगा तो R की वैल्यू 5 हो जाएगी। ठीक, अब बात करते हैं कि इम्परफेक्ट ट्रस क्या होता है। तो मैंने कहा कि इफ़ m इज़ नॉट इक्वल टू 2j माइनस आर, कि अगर m इज़ नॉट इक्वल टू 2j माइनस आर हो तो उस ट्रस को हम इम्परफेक्ट ट्रस बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 कंडीशन पॉसिबल है कि m इज़ ग्रेटर देन 2j माइनस आर हो या m इज़ लेस देन 2j माइनस आर हो। ठीक है, तो देखिए अगर m इज़ ग्रेटर देन 2j माइनस आर है मीन्स दैट ट्रस इज़ नोन एज रिडंडेंट ट्रस। ठीक, अगर नंबर ऑफ मेंबर ज़्यादा हैं किसी भी ट्रस के अंदर इस 2j माइनस आर से तो उसे हम बोलते हैं कि वो रिडंडेंट ट्रस है। ठीक, अब रिडंडेंट ट्रस का एनालिसिस कैसे करते हैं हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे। अब अगर ट्रस में m इज़ लेस देन 2j माइनस 3 हो, मतलब नंबर ऑफ मेंबर 2j माइनस 3 या r से कम है, तो फिर उन ट्रस को हम डिफिशिएंट ट्रस बोलते हैं और ये जो डिफिशिएंट ट्रस होते हैं ये अनस्टेबल ट्रस होते हैं। ठीक, मतलब इनका एनालिसिस हम नहीं करते, इनको हम डिज़ाइन नहीं करते क्योंकि ये अनस्टेबल होते हैं। ठीक, अब इनको मैंने यहाँ पे फिगर से भी शो कर दिया। कैसे? दिस ट्रस इज नोन एज परफेक्ट ट्रस बिकॉज दिस ट्रस सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। मीन्स इस ट्रस में m इज इक्वल टू 2j माइनस आर के बराबर। ठीक, 2j माइनस 3 के बराबर। ठीक, अब इसी तरह से मैंने यहाँ पे बोला कि इस ट्रस के अंदर नंबर ऑफ रिडंडेंट्स जो हैं वो 1। क्यों 1 है? कि यहाँ पे m इज़ ग्रेटर देन 2j माइनस आर है। ठीक है, मतलब इस ट्रस के अंदर नंबर ऑफ मेंबर जो है वो 1 ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एक मेंबर है ये रिडंडेंट मेंबर है। ठीक, अब इसी तरह से मैंने यहाँ पे बोला कि ये जो ट्रस है इसके अंदर एक मेंबर कम है। एक मेंबर कम होने के कारण ये ट्रस डिफिशिएंट ट्रस। ठीक है, और ये अनस्टेबल। ठीक, अनस्टेबल है मतलब यहाँ पे अगर लोड लगा होगा तो ये ट्रस अनस्टेबल हो जाएगा। क्लियर? अब आगे चलते हैं और सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हमें ये जो परफेक्ट ट्रस है इस परफेक्ट ट्रस में डिफ्लेक्शन किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो देखिए अगर आप एक परफेक्ट ट्रस के अंदर डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें एनालिसिस ऑफ ट्रस आना चाहिए। एनालिसिस ऑफ ट्रस का मतलब होता है कि अगर किसी ट्रस के ऊपर लोड लगे हों, पॉइंट लोड लगे होते हैं इन जॉइंट्स के ऊपर, तो फिर
इन एक्सटर्नल लोड के कारण ये जो मेंबर्स हैं इनके अंदर इंटरनल फोर्सेस इंड्यूस होते हैं, और इन इंटरनल फोर्सेस को कैलकुलेट करना ही एनालिसिस ऑफ ट्रस कहलाता है। ठीक है, मतलब अगर मुझे परफेक्ट ट्रस के अंदर डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है तो एनालिसिस ऑफ ट्रस हमें आना चाहिए। ठीक, अब आगे चलते हैं, मतलब इसकी प्री रिक्विजिट क्या है। इस परफेक्ट फ्रेम के अंदर या परफेक्ट ट्रस के अंदर डिफ्लेक्शन मुझे कैलकुलेट करना है तो उसकी प्री रिक्विजिट की बात हम और कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने आपसे कहा कि जो एनालिसिस ऑफ ट्रस अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए 3 वीडियोस ऑलरेडी मैंने बनाए हुए हैं। एनालिसिस ऑफ ट्रस पार्ट 1, एनालिसिस ऑफ ट्रस पार्ट 2 और एनालिसिस ऑफ पार्ट 3। ये 3 वीडियोस आपको मिल जाएंगे, और इन तीनों वीडियोस में हमने एनालिसिस ऑफ ट्रस को डिस्कस किया है। जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रस बताया है, आपको ट्रस में जो एजम्पशंस यूज़ होते हैं उनको भी डिस्कस किया है, और ट्रस के अंदर जो साइन कन्वेंशन यूज़ किया जाता है उसको भी मैंने डिस्कस किया था। उसके बाद किसी भी ट्रस का एनालिसिस करने के 2 तरह के मेथड्स होते हैं, एक एनालिटिकल मेथड और दूसरा ग्राफिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड में भी हम 2 मेथड डिस्कस करते हैं। पहला मेथड जो है वो मेथड ऑफ जॉइंट है, और दूसरा मेथड ऑफ सेक्शन है। तो जो एनालिसिस ऑफ ट्रस पार्ट 2 है उसके अंदर मैंने मेथड ऑफ जॉइंट को डिस्कस किया है, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताए हैं। और इसी तरह से जो एनालिसिस ऑफ ट्रस पार्ट 3 है उसके अंदर मेथड ऑफ सेक्शन को डिस्कस किया है, और मेथड ऑफ सेक्शन पे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। मतलब उन 3 अगर आप वीडियोस को देख लोगे तो एनालिसिस ऑफ ट्रस के कंसेप्ट हमारे क्लियर हो जाएंगे। अगर हमारे एनालिसिस ऑफ ट्रस के कंसेप्ट क्लियर हैं तो हम किसी भी ट्रस के अंदर डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर लेंगे। अब ट्रस के अंदर डिफ्लेक्शन का मतलब है कि किसी भी जॉइंट के अंदर जो मूवमेंट है, डिफ्लेक्शन है, उसे कैलकुलेट करना। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा जॉइंट डिफ्लेक्शन। इस जॉइंट डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? तो देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा द मूवमेंट ऑफ ईच जॉइंट इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन ऑफ द जॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। कि किसी भी जॉइंट में जो मूवमेंट होता है उसे हम जॉइंट डिफ्लेक्शन बोलते हैं। किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में वो मूवमेंट होता है या जिस डायरेक्शन में लोड अप्लाई किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 तरह के मूवमेंट आपको कैलकुलेट करने को आते हैं, मतलब 2 तरह के डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना होते हैं, एक वर्टिकल डिफ्लेक्शन और एक हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन। तो जो भी फोर्स के कारण या किसी भी जॉइंट के अंदर जो डिफ्लेक्शन है उसके वर्टिकल कंपोनेंट हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसे वर्टिकल डिफ्लेक्शन बोल देते हैं, और अगर हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैलकुलेट कर लें तो उसे हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन बोल देते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, और किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर डिफ्लेक्शन कितने तरह से कैलकुलेट किया जाता है हम इसकी बात करते हैं। तो देखिए, लिटरेचर के अंदर डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करने के लिए 2 तरह की अप्रोच दी हुई हैं। कौन कौन सी अप्रोच? एक जियोमेट्रिकल अप्रोच और दूसरी एनर्जी अप्रोच। मतलब जियोमेट्रिकल अप्रोच पे बेस्ड कुछ मेथड हैं, जैसे स्ट्रेन एनर्जी मेथड, मोमेंट एरिया मेथड, या कॉन्जुगेट बीम मेथड, या डबल इंटीग्रेशन मेथड, या ज्योमेट्री पे बेस्ड जो मेथड होते हैं या ग्राफिकल जो मेथड होते हैं वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, और दूसरी जो अप्रोच है उसे मैंने बोला एनर्जी अप्रोच, जो कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। ठीक है, इसके अंदर जो मेथड्स आते हैं वो है यूनिट लोड मेथड या कास्टिग्लियानोस फर्स्ट थ्योरम पे बेस्ड मेथड। ठीक है, अब हमें यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन ऑफ ट्रस कैलकुलेट करना है वो किस मेथड से करना है हम उसकी बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैंने हेडिंग डाली, मैंने कहा कि मेथड्स फॉर फाइंडिंग आउट जॉइंट डिफ्लेक्शन फॉर ए परफेक्ट ट्रस। तो यहाँ पे मैं आपको 3 मेथड बताता हूँ। फर्स्ट मेथड है वर्चुअल वर्क मेथड। ये वर्चुअल वर्क मेथड को हम यूनिट लोड मेथड भी बोलते हैं, और जो दूसरा मेथड है उसे मैंने बोला कास्टिग्लियानोस फर्स्ट थ्योरम। मतलब जो कास्टिग्लियानोस फर्स्ट थ्योरम है इसके बेसिस पे भी हम परफेक्ट ट्रस के अंदर डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, ये सेकंड मेथड था।
ये कास्टिग्लियानोस फर्स्ट और सेकंड दो तरह के थ्योरम्स हैं। 1879 में ये थ्योरम्स आई थी और इनके बेसिस पे हम परफेक्ट ट्रस्ट के अंदर डिफ्लेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, और जो तीसरा मेथड है उसे मैंने बोला ग्राफिकल मेथड। ये ग्राफिकल मेथड जो है ये विलेट मोहर डायग्राम से शो किया जाता है, मतलब विलेट मोहर डायग्राम से हम डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करते हैं किसी भी ट्रस्ट के अंदर। ठीक है, अब वो कैसे करते हैं उसकी बात अब उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं कि ये जो दो मेथड हैं, फर्स्ट टू मेथड ये एनालिटिकल मेथड है। मैंने यहाँ पे लिखा कि फर्स्ट टू मेथड्स आर एनालिटिकल मेथड एंड बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। मतलब ये जो दो मेथड हैं फर्स्ट टू मेथड ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। क्लियर। अब हम आज यूनिट लोड मेथड के बेसिस पे डिफ्लेक्शन किसी भी परफेक्ट ट्रस्ट के अंदर कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसको डिस्कस करते हैं और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल करते हैं। अब हम यूनिट लोड मेथड को और डिस्कस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक ट्रस्ट बनाया और इस ट्रस्ट के ऊपर ये W1, W2, W3 ये सब एक्सटर्नल लोड एक्ट कर रहा है। ठीक है, अब मुझे इस ट्रस्ट के अंदर एक जॉइंट F पे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि लेट एट जॉइंट F वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डेल्टा V एंड हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डेल्टा H, और मुझे यही दो वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है बाय यूनिट लोड मेथड। अब इन एक्सटर्नल लोड के कारण जो मेंबर्स हैं, ये जो डिफरेंट मेंबर्स हैं, इनके अंदर जो फोर्सेस इंड्यूस होंगे उनको मैंने बोल दिया P1, P2 अप टू Pn। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा कि फोर्सेस इन द मेंबर ड्यू टू एक्सटर्नल लोड इज इक्वल टू ये। ठीक है, अब जब हम डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करते हैं तो फिर इन फोर्स के इन एक्सटर्नल लोड के कारण ये P1, P2, P3 तो कैलकुलेट करते ही हैं, और उसके बाद इन एक्सटर्नल लोड को हटा के जिस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना होता है उस पॉइंट पे एक यूनिट लोड अप्लाई करता है। ठीक है, इस यूनिट लोड मेथड के अंदर, और जब ये यूनिट लोड आप अप्लाई करते हैं उस जॉइंट के ऊपर तो फिर उस यूनिट लोड के कारण हर मेंबर के अंदर कुछ फोर्स आ जाता है, कुछ फोर्स इंड्यूस हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कि U1, U2, U3 अप टू UN क्या है, ये फोर्सेस इन द मेंबर ड्यू टू यूनिट वर्टिकल लोड एट द जॉइंट F। ठीक है, कि अगर मुझे वर्टिकल डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है जॉइंट F के ऊपर, तो फिर अगर उस जॉइंट F के ऊपर हम यूनिट लोड अप्लाई करेंगे तो उसके कारण डिफरेंट मेंबर के अंदर जो फोर्सेस होंगे वो हैं ये। ठीक है, अब आगे चलते हैं, और ये जो डेल्टा V और डेल्टा H कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हम जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल है उसके बेसिस पे ये फॉर्मूले ड्राइव कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है इसलिए मैं आपको डेरिवेशन नहीं करा रहा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि हम वर्क डन बाय लोड इज इक्वल टू वर्क एब्जॉर्ब बाय मेंबर्स, इनको इक्वेट कर लेते हैं तो फिर जो इक्वेशंस आती हैं वो इस तरह से आएंगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने कहा कि डेल्टा V इज इक्वल टू है सिग्मा, मतलब इंटीग्रेशन है ये 1 to n, जितने मेंबर हैं सबके अंदर जो डिफ्लेक्शन है उसको ऐड कर लेते हैं। तो देखिए मैंने क्या लिखा कि PUL अपॉन AE। ठीक है, और अगर स्ट्रेस के टर्म में लिखना है तो P बाय A को मैंने स्मॉल p लिख दिया, तो स्मॉल PUL अपॉन E हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से डेल्टा H लिखना है तो फिर डेल्टा H के लिए लिखा मैंने कि PU' अपॉन AE। इसको भी अगर आप स्ट्रेस के टर्म में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए स्मॉल PU' अपॉन E हम लिख सकते हैं। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे कि अगर इसको स्ट्रेस के टर्म में लिखना हो तो ये जो फॉर्मूला होगा ये होगा PU' अपॉन E हो जाएगा। ठीक है, मतलब सीधी बात ये है कि P बाय A की जगह मैंने स्मॉल p लिख दिया। बस यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि ये जो U' है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा, मैं सबके बारे में बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा कि वेयर n इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन ए ट्रस्ट है। ठीक है, जिस भी ट्रस्ट की आप बात कर रहे हैं उस ट्रस्ट के अंदर जितने मेंबर हैं उन
का उनके नंबर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब ये जो P है, P क्या है? फोर्स इन एनी मेंबर ड्यू टू एक्सटर्नल लोड, कि किसी भी मेंबर के अंदर इन एक्सटर्नल लोड के कारण जो फोर्स होगा उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसी तरह से मैंने लिखा कि स्मॉल p, ये अभी आपको मैंने बोला ये इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस है, तो मैंने लिखा इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस इन एनी मेंबर ड्यू टू एक्सटर्नल लोड है ये। ठीक, अब ये u क्या है? u जो है फोर्सेस इन एनी मेंबर ड्यू टू यूनिट वर्टिकल लोड, ये वर्टिकल ध्यान रखिएगा, यूनिट वर्टिकल लोड अप्लाइड एट द जॉइंट वेयर डिफ्लेक्शन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, u मतलब वर्टिकल लोड, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ये u डैश क्या है? u डैश के लिए ध्यान रखिएगा कि फोर्स इन एनी मेंबर ड्यू टू यूनिट हॉरिजॉन्टल लोड, ये हॉरिजॉन्टल लोड है, ये ध्यान रखिएगा, हॉरिजॉन्टल लोड अप्लाइड एट द जॉइंट वेयर डिफ्लेक्शन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, मतलब u डैश जो है, जिस भी जॉइंट पे आपको हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, उस जॉइंट पे हम यूनिट हॉरिजॉन्टल लोड अप्लाई करते हैं और उसके कारण डिफरेंट मेंबर के अंदर जो वैल्यूज़ निकलती हैं फोर्सेस की, उन्हें हम u डैश बोल देते हैं। ठीक है, अब एक केस और डिस्कस करते हैं, इसे मैंने बोला केस 2, कि अगर किसी ट्रस के ऊपर एक्सटर्नल लोड की जगह आपको हर मेंबर के अंदर डिस्प्लेसमेंट पता हो, तो फिर किसी भी जॉइंट के अंदर डिफ्लेक्शन अगर आपको कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है, तो कैसे करते हैं हम, उसकी बात और करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे हेडिंग डाली, मैंने कहा कि जॉइंट डिफ्लेक्शन इफ लीनियर डिफॉर्मेशन ऑफ ऑल द मेंबर्स आर नोन, कि अगर मुझे सभी मेंबर के अंदर डिफॉर्मेशन, लीनियर डिफॉर्मेशन पता है और मुझे किसी जॉइंट के ऊपर डिफ्लेक्शन या डिफॉर्मेशन कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी बात करते हैं। देखिए, डेल v की जो वैल्यू है वो मुझे पता है कि समेशन ऑफ पी यू एल अपॉन ए है, u को बाहर रख लीजिए, तो फिर पी एल अपॉन ए ई, इसको मुझे पता है कि ये डिफॉर्मेशन के बराबर होता है। ठीक, जब हम सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ते थे या हुक्स लॉ के हिसाब से हम जानते हैं कि स्ट्रेस बाय स्ट्रेन E होता है। ठीक है, और हुक्स लॉ के हिसाब से अगर मैं स्ट्रेस को E से डिवाइड कर दूं तो स्ट्रेन मिल जाएगा, और उसको L से मल्टीप्लाई कर देंगे तो चेंज इन लेंथ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चेंज इन लेंथ मैंने यहाँ पे लिखा डिफॉर्मेशन ऑफ द मेंबर, और उसको मैंने डेल्टा से रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर? तो फिर इस वैल्यू को मैंने ये लिख सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला मैंने, डेल v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन या समीशन ऑफ 1 to n u इंटू डेल्टा। और इसी तरह से अगर हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है तो उसे मैं बोल सकता हूँ डेल्टा h इज इक्वल टू समीशन ऑफ 1 to n u डैश डेल्टा। ठीक है, बाय यूजिंग दीज टू इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट डिफ्लेक्शन इन एनी जॉइंट, अगर मुझे हर मेंबर के अंदर डिफॉर्मेशन पता है तो। ठीक है, आप कैसे करते हैं वो भी मैंने लिख दिया कि इन दिस केस अप्लाई यूनिट लोड एट द जॉइंट इन द डायरेक्शन द डिफ्लेक्शन इज रिक्वायर्ड। क्लियर? यूनिट लोड मेथड के थ्रू किन स्टेप्स में डिफ्लेक्शन कैलकुलेट किया जाता है, हम उनकी बात करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा स्टेप 1 और उसमें लिखा कि फाइंड द फोर्सेस P1 P2 अप टू Pn इन ऑल द मेंबर्स ड्यू टू एक्सटर्नल लोड, कि जो ट्रस के ऊपर एक्सटर्नल लोड लगे होते हैं उनके कारण हम हर मेंबर के अंदर फोर्सेस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सेकेंड स्टेप में मैंने लिखा कि रिमूव द एक्सटर्नल लोड्स एंड अप्लाई द यूनिट वर्टिकल लोड एट द जॉइंट इफ द वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ द जॉइंट इज रिक्वायर्ड। अगर आपको वर्टिकल डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है तो उस जॉइंट के ऊपर जिस पे आपको वर्टिकल डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है उस पर यूनिट लोड अप्लाई कर दीजिए और एक्सटर्नल लोड को हटा दीजिए। ठीक, अब थर्ड स्टेप में मैंने लिखा कि फाइंड द फोर्सेस u1 u2 अप टू un ड्यू टू यूनिट लोड, जो आपने यूनिट लोड अप्लाई किया उसके कारण जो डिफरेंट मेंबर्स के अंदर फोर्सेस आए उनको कैलकुलेट करता है। ठीक है, और फोर्थ स्टेप में मैंने कहा कि अगर मुझे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी निकालना है किसी जॉइंट के ऊपर, तो फिर हम उस जॉइंट के ऊपर एक यूनिट हॉरिजॉन्टल लोड अप्लाई करते हैं और उसके कारण हम डिफरेंट मेंबर के अंदर फोर्सेस की जो वैल्यूज़ हैं उनको कैलकुलेट करते हैं, और उसे मैंने बोला u1 डैश u2 डैश और un डैश।
ठीक है। अब जब ये फोर्सेस मिल गए तो फिर मतलब P मिल गया, U मिल गया, U डैश मिल गया, तो उसके बाद हमें पता है कि हम बाय यूजिंग दिस टू इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट डिफ्लेक्शन इन एनी जॉइंट। ठीक, मतलब जिस भी जॉइंट में आपको यूनिट लोड अप्लाई किए हैं उस पे आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लोगे बाय यूजिंग दिस टू इक्वेशन। ठीक, अब इन स्टेप्स को अप्लाई करके हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व और करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा कि डिटरमाइन द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द जॉइंट C of the pin jointed frame as shown in figure. The cross sectional area of AB is 100 mm square and AC and BC is 150 mm square. दोनों का ही 150 mm स्क्वायर है एंड टेक E इज इक्वल टू 2 × 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये फिगर गिवन है, मतलब यहाँ पे 3 मेंबर हैं और एक सिंपली सपोर्टेड ट्रस है। इसके अंदर मुझे जॉइंट C पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और यूनिट लोड मेथड से हम डिफ्लेक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं उसकी बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैं AC डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो AC इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू ये 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर मीन्स 5। तो AC और BC की डिस्टेंस हो गई 5। तो यहाँ से हम साइन थीटा कॉस थीटा दोनों लिख सकते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 3/5 और उस सिमिलरली कॉस थीटा इज इक्वल टू 4/5। ये 4 ये 5 मतलब ये कॉस थीटा हो गया, ये 3/5 मतलब ये साइन थीटा हो गया। ठीक, अब हम फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं। फर्स्ट स्टेप में मैंने क्या कहा था कि एक्सटर्नल फोर्स के कारण हम सभी मेंबर के अंदर फोर्सेस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, मतलब P1 P2 P3 ये कैलकुलेट करते हैं। ठीक, तो चलिए शुरुआत करता हूँ। मैंने स्टेप 1 लिखा और मैंने लिखा कि फोर्सेस ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग। अब हम डिफरेंट मेंबर के अंदर फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हम जॉइंट बाय मेथड ऑफ जॉइंट से सॉल्व करते हैं। ठीक, तो मैंने लिखा जॉइंट C। तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ जॉइंट C हम ड्रॉ करते हैं। दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ जॉइंट C। ठीक है, ये जॉइंट C है, यहाँ पे 6 किलोन्यूटन का लोड अप्लाई किया अपन ने। ठीक है, जो कि इस फिगर में दिख रहा है, और इन फोर्सेस को मैंने बोल दिया कि FCA और इस फोर्स को बोल दिया FCB। ठीक है, ये जो एंगल है ये थीटा है, ये थीटा हमने एज्यूम किया तो ये भी थीटा होगा, वो थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, ये एंगल भी थीटा है। ये दिस इज जॉइंट C। यहाँ तक क्लियर। अब बस ये ध्यान रखिएगा कि मैंने ये जो फोर्सेस हैं इनको बाहर निकलता हुआ एज्यूम किया है, मतलब मैंने टेंसाइल फोर्स एज्यूम किया। ठीक, चाहें तो आप याद रखिएगा हमेशा कि किसी भी जॉइंट पे हम फोर्सेस को टेंसाइल एज्यूम करेंगे। ठीक, मैंने यहाँ पे लिखा कि FCA एंड FCB इज कंसिडर्ड एज टेंसाइल। अब हम इक्वेशन अप्लाई करते हैं। समीशन ऑफ FH इज इक्वल टू 0। समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज इक्वल टू 0 एट दिस जॉइंट। ठीक है, अब टुवर्ड्स राइट फोर्सेस को पॉजिटिव, टुवर्ड्स लेफ्ट को नेगेटिव। तो ये इसको यहाँ रिजॉल्व करिए, तो प्लस FCB कॉस थीटा, और सिमिलरली इसको भी अगर मैं रिजॉल्व करूँ तो क्या आएगा माइनस FCA कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं FCB इज इक्वल टू FCA। क्लियर। अब एक इक्वेशन और बना लेते हैं इस जॉइंट पे। तो हम क्या जानते हैं कि सिग्मा F V इज इक्वल टू 0। बस ये ध्यान रखना कि ये जॉइंट C पे है और इसी तरह से ये भी जॉइंट C पे अपन ने अप्लाई किया। समीशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस एट जॉइंट C इज इक्वल टू 0। जैसे यहाँ पे लिखा था आपने समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एट जॉइंट C इज इक्वल टू 0। ठीक है, सिमिलरली मैंने यहाँ पे लिख लिया। तो क्या लिख सकता हूँ, अपवर्ड फोर्सेस को पॉजिटिव, डाउनवर्ड को नेगेटिव। तो देखिए ये -6 लिख लीजिए, डाउनवर्ड लग रहा है, प्लस FCB, इसको वर्टिकल डायरेक्शन में रिजॉल्व कर लीजिए। तो वर्टिकल डायरेक्शन में साइन थीटा आ गया ये।
थीटा के अपोजिट किया मतलब साइन आ गया। इसी तरह से FCA कर लीजिए, तो FCA को किया तो प्लस FCA साइन थीटा इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब इस इक्वेशन में इन दोनों वैल्यूज को पुट कर दीजिए, तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2FCA साइन थीटा इज इक्वल टू 6। क्लियर। अब ये 2 से डिवाइड कर दीजिए और साइन थीटा की वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो क्या आएगा, FCA इज इक्वल टू, ये हो गया 3 अपॉन साइन थीटा। साइन थीटा मतलब 3/5 मीन्स FCA इज इक्वल टू 5 किलो न्यूटन है, ठीक है। FCA इज इक्वल टू 5 किलो न्यूटन मीन्स FCB भी 5 किलो न्यूटन होगा, ठीक। और ये पॉजिटिव साइन जो है, पॉजिटिव साइन मीन्स एज एज्यूम्ड, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा एज एज्यूम्ड। एज एज्यूम्ड मतलब हमने जो एज्यूम किया था वही आया। आपने क्या एज्यूम किया था, टेंसाइल, तो एज एज्यूम्ड देयरफॉर टेंसाइल, ठीक है। तो एक FCA हो गया और FCB भी सेम होगा, मतलब प्लस 5 किलो न्यूटन, तो ये भी टेंसाइल हो गया। क्लियर। अब हम एक जॉइंट और बना लेते हैं और उससे भी फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं और जॉइंट ए बना लेते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ जॉइंट ए, ठीक है। चलिए, तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ जॉइंट ए से हम एक फोर्स जो बचा है उसको और कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ जॉइंट ए, और इस जॉइंट पे भी आप हर फोर्स को बाहर निकलता हुआ एज्यूम करिए, ठीक है। जैसे ये देखिए, ये मैंने जॉइंट बना लिया। अब जॉइंट ए हिंज है, मतलब यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लग रही होगी और एक वर्टिकल रिएक्शन लग रही होगी, ठीक है। और इन फोर्सेस को मैंने एज्यूम कर लिया कि दिस इज FAB एंड दिस इज FAC। क्लियर। ये जॉइंट ए है, ये एंगल थीटा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा, मींस HA इज इक्वल टू हो जाएगा 0। यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं है, इसलिए HA इज इक्वल टू 0। इस वर्टिकल जो रिएक्शन है, इस वर्टिकल रिएक्शन को मैं बोलता हूँ VA, ठीक है। अब ये हमें रिएक्शन कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही फोर्स बचा है। हम एक इक्वेशन अप्लाई कर लेते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो सिग्मा HA इज इक्वल टू 0 अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखता हूँ कि समीशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एट जॉइंट A इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन मैंने लिख ली, और बाय यूजिंग दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट फोर्स इन मेंबर AB। तो चलिए इक्वेशन बनाते हैं, प्लस FAB प्लस FAC कॉस थीटा, और ये HA तो 0 है, मीन्स दिस इज 0, ठीक है। तो अब FAB आपको कैलकुलेट करना है, तो FAB की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए FAB इज इक्वल टू आया, FAB इज इक्वल टू होगा माइनस FAC कॉस थीटा। चलिए FAC ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, विच इज़ +5। बस ये ध्यान रखना, यहाँ पे साइन के साथ में रखते हैं +5, और कॉस थीटा जो है वो है 4/5 मीन्स -4 किलो न्यूटन। समझ में? ये माइनस का मतलब क्या है? देखिए नेगेटिव साइन मीन्स अपोजिट टू एज एज्यूम। हमने जो एज्यूम किया था अपोजिट टू एज एज्यूम्ड, देयरफॉर कंप्रेशन, ठीक है। मतलब इस मेंबर FAB की जो इस मेंबर AB के अंदर जो फोर्स की वैल्यू आई विच इज़ कंप्रेसिव। क्यों? क्योंकि देखिए इस मेंबर के अंदर हमने जो फोर्स की वैल्यू को एज्यूम किया था वो टेंसाइल एज्यूम किया था, मैंने बाहर निकलता हुआ फोर्स बनाया था, और वैल्यू आई नेगेटिव, मतलब अपोजिट टू एज एज्यूम्ड, कि हमने जो एज्यूम किया था उसके अपोजिट आया, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा कि देयरफॉर कंप्रेशन, ठीक। अब ये ध्यान रखिएगा
कि जब भी हम मेथड ऑफ जॉइंट की बात करते हैं तो मेथड ऑफ जॉइंट में दो चीज़ें ध्यान रखिएगा, ठीक, जो मैंने यहाँ पे अप्लाई की है। क्या कि किसी भी जॉइंट पे जो फोर्सेस होते हैं उनको बाहर निकलता हुआ एज्यूम करिए, मतलब टेंसाइल एज्यूम करिए। भले ही आप उस फोर्स को ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं और वो कंप्रेशन है, उसके बाद भी उस फोर्स को टेंसाइल एज्यूम करिए, ठीक। और वैल्यूज़ को विथ साइन और मैग्नीट्यूड के साथ में प्लेस करिए किसी भी नेक्स्ट इक्वेशन के अंदर। मतलब जब आप दोबारा इक्वेशन लिखोगे किसी भी दूसरे जॉइंट पे तो वैल्यूज़ को साइन और मैग्नीट्यूड के साथ में रखिएगा, ठीक है। तो आपसे जो भी फोर्स कैलकुलेट करोगे आप, वो कभी गलत नहीं होंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हम स्टेप 2 की बात करते हैं और स्टेप 2 में इस लोड को हटा के यूनिट लोड अप्लाई करते हैं और यूनिट लोड अप्लाई करके और फिर हम डिफरेंट मेंबर्स के अंदर फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, ठीक। अब स्टेप 2 में हम इस जॉइंट C पे यूनिट वर्टिकल लोड अप्लाई करते हैं और इस यूनिट लोड के कारण डिफरेंट मेंबर्स के अंदर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखिए, मैंने स्टेप 1 में जब 6 किलोन्यूटन का लोड अप्लाई किया था इस जॉइंट C पे, तो फिर ये जो 3 मेंबर हैं इनके अंदर जो फोर्सेस की वैल्यू आई थी वो इन 2 मेंबर के अंदर 5 आई थी और इस मेंबर के अंदर 4 आई थी, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे यूनिट लोड अप्लाई कर दूँ तो फिर जो लोड होगा इन 3 मेंबर्स के अंदर वो 1/6 हो जाएगा, ठीक। क्यों? क्योंकि 6 लगा था, उसके कारण आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। जब 1 लगा दोगे तो जो फोर्सेस होंगे वो 1/6 हो जाएंगे और इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा स्टेप 2 में फोर्सेस ड्यू टू यूनिट वर्टिकल लोड एट सी, और यहाँ पे लिखा द फोर्सेस इन ईच मेंबर विल बी 1/6 ऑफ फोर्सेस दोज ऑब्टेन्ड इन स्टेप 1। कि जो स्टेप 1 में आपने कैलकुलेट किए थे 3 फोर्सेस, उनको 1/6 कर दीजिए तो फिर यूनिट लोड के कारण इन तीनों मेंबर के अंदर फोर्स मिल जाएंगे। वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब मैंने एक टेबुलर फॉर्म में शो किया है रिजल्ट को, और टेबुलर फॉर्म से सॉल्व करने में आसानी होती है, इसलिए मैंने इन वैल्यूज़ को यहाँ पे लिख दिया, ठीक। जो लेंथ थी वो लेंथ लिख दी यहाँ पे डिफरेंट मेंबर्स के लिए, और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन था क्वेश्चन के अंदर वो मैंने लिख दिया डिफरेंट मेंबर्स के लिए, ठीक। और जो स्टेप 1 में आपने फोर्सेस कैलकुलेट किए थे उसे मैंने इस कॉलम में लिख दिया। क्लियर? अब ये जो यूनिट लोड के कारण फोर्सेस आए हैं जिसे आपने यू बोला, उनको मैं यहाँ पे और लिख देता हूँ, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज़ क्या है? ए बी के अंदर जो फोर्स है वो है 2/3, ठीक है। और इनके अंदर जो फोर्स है ये -2/3 था, ठीक है। -4 वैल्यू आई थी, मतलब -2/3। तो यहाँ पे माइनस मतलब कंप्रेशन, और इधर जो वैल्यू थी ये 5/6 और ये भी 5/6, ठीक है। यू की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अब स्टेप 3 की बात करते हैं, और स्टेप 3 में हम फोर्सेस ड्यू टू यूनिट हॉरिजॉन्टल लोड एट पॉइंट सी की बात करते हैं, क्योंकि मुझे इस जॉइंट सी पे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट करना है, इसलिए इस जॉइंट सी पे मैं अब यूनिट हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई करता हूँ, ठीक है। मतलब इस लोड को, वर्टिकल लोड को हटा दीजिए और इसकी जगह एक यूनिट हॉरिजॉन्टल लोड अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे इसको 1 किलो न्यूटन लोड बोल दिया। क्लियर? अब इस यूनिट हॉरिजॉन्टल लोड के कारण डिफरेंट मेंबर्स में फोर्स की वैल्यू और हम कैलकुलेट करते हैं, मतलब यू डैश की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो चलिए, बाय यूजिंग मेथड ऑफ जॉइंट हम जॉइंट सी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो मैंने हेडिंग डाली जॉइंट सी। अब जॉइंट सी का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो जॉइंट सी का जो फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। यहाँ पे जो फोर्स है विच इज़ 1 किलो न्यूटन, ये जो फोर्सेस हैं इनको बोलते हैं यू डैश सी बी, और इसको बोलते हैं यू डैश सी ए, ठीक है। ये जो एंगल है दिस इज थीटा और दिस इज ऑल्सो थीटा। क्लियर? जो हॉरिजॉन्टल फोर्स हमने अप्लाई किया वो लिख दिया, और जो 2 फोर्सेस हैं उनको मैंने ये एज्यूम कर लिया, और ये दोनों फोर्सेस को आउटवर्ड डायरेक्शन में हमने लगाया है, मतलब हमने टेंसाइल फोर्स एज्यूम किया है, ठीक। अब
इस जॉइंट पे हम इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा लेते हैं। तो चलिए फर्स्ट इक्विलिब्रियम इक्वेशन की बात करते हैं। तो समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस एट जॉइंट सी इज इक्वल टू 0। दिस इज फर्स्ट इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ठीक है, अब मुझे पता है कि अपवर्ड फोर्सेस को पॉजिटिव बोलते हैं और डाउनवर्ड को नेगेटिव। इन फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेते हैं। तो यू डैश सी बी साइन थीटा प्लस यू डैश सी ए साइन थीटा इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से आया यू डैश सी बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ यू डैश सी ए। ठीक है, मतलब बाय यूजिंग दिस इक्वेशन वी गेट रिलेशनशिप बिटवीन यू डैश सी ए एंड यू डैश सी बी। ठीक, अब इस जॉइंट पे हम सेकेंड इक्विलिब्रियम इक्वेशन और अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एट जॉइंट सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे हम इक्वेशन अप्लाई करते हैं और साइन कन्वेंशन क्या लोगे, टुवर्ड्स राइट पॉजिटिव, टुवर्ड्स लेफ्ट नेगेटिव। तो ये कितना होगा -1। इस एफ यू डैश सी ए को यहाँ पर रिजॉल्व कर लीजिए। तो माइनस यू डैश सी ए कॉस थीटा हो गया ये, और इसको यहाँ रिजॉल्व कर लीजिए, मतलब प्लस यू डैश सी बी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये तीन फोर्सेस थे, ये आ गए। क्लियर। अब इस यू डैश सी बी की जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए। तो फिर यहाँ पे आएगा -2 यू डैश सी ए कॉस थीटा इज इक्वल टू +1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यू डैश सी ए इज इक्वल टू +1/2 और 1/cos थीटा। ठीक है, और ये प्लस की जगह ये माइनस, यहाँ पे माइनस था, ये माइनस इधर लगा दीजिए। cos थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए 4/5, मतलब यहाँ पे आएगा -5/8, -5/8 किलोमीटर। मतलब अपोजिट टू एज एज्यूम्ड। अपोजिट टू एज एज्यूम्ड का मतलब है देयरफॉर कंप्रेशन। समझ में आया? हमने इस फोर्स सी ए को टेंसाइल एज्यूम किया था, बाहर निकलता हुआ फोर्स कंसीडर किया था, मतलब हमने टेंसाइल एज्यूम किया था, और वैल्यू नेगेटिव आई, मतलब ये कंप्रेसिव है। ठीक है, अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो यू डैश सी बी इज इक्वल टू जो होगा वो होगा -5/8। बस ये ध्यान रखना, वैल्यूज़ को साइन और मैग्नीट्यूड के साथ में पुट किया जाता है, मतलब +5/8 किलोमीटर आया। समझ में आया? यहाँ पे वैल्यूज़ को साइन और मैग्नीट्यूड के साथ में प्लेस करिए। तो यू डैश सी बी की जो वैल्यू आई विच इज़ +5/8 किलोमीटर, और प्लस है मतलब टेंसाइल है। ठीक, अब इन दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करिए, ये सी ए यू डैश सी ए मतलब ये -5/8 हो गया, और यहाँ पे +5/8 हो गया। ठीक है, ये बी सी की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। क्लियर। अब एक जॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम हम और ड्रॉ कर लेते हैं, और उससे जो एक फोर्स बचा है उसको और कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए हम किसी भी जॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ पे हम जॉइंट बी का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज जॉइंट बी। अब देखिए ये जॉइंट बी का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। इसको मैं बोल देता हूँ यू डैश बी ए, इसको बोल देते हैं यू डैश बी सी, और ये वर्टिकल रिएक्शन इसको मैंने बोल दिया वी बी। ये जॉइंट बी, ये एंगल थीटा। क्लियर। ये आपके पास में फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ जॉइंट बी हो गया। अब यहाँ पे मुझे रिएक्शन कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे एक ही अननोन है, तो एक हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इक्वेशन अप्लाई कर लेते हैं और उससे फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं इक्वेशन अप्लाई करता हूँ। समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एट जॉइंट बी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हम लगा लेते हैं। ठीक, इसको रिजॉल्व, ये फोर्स इधर ही लग रहा है, मतलब यू डैश
बी ए टुवर्ड्स लेफ्ट है, मतलब माइनस यू डैश बी ए हो जाएगा। इसको भी रिजॉल्व कर लीजिए, विच इज़ इन टुवर्ड्स लेफ्ट मीन्स यू डैश बी सी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ये दो फोर्स थे, ये लिख लिया मैंने। मतलब यहाँ से u डैश बी ए इज इक्वल टू आया, ये माइनस उधर प्लस हो जाएगा, ये माइनस, मतलब माइनस u डैश बी सी कॉस थीटा। क्लियर? अब हम बी सी की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो ये माइनस प्लस 5/8 कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना है? 4/5, मतलब ये वैल्यू आएगी -4/8, मतलब -1/2 किलो न्यूटन, -1/2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ये ध्यान रखिएगा कि ये जो मैंने बी सी लिखा है, ये सी बी लिखा है, इसका मतलब एक ही है। ठीक, ये ध्यान रखना कि किसी भी मेंबर के अंदर जो फोर्स होता है वो सेम होता है, चाहे आप जॉइंट सी से कैलकुलेट करें चाहे बी से कैलकुलेट करें। मतलब देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन यू सी बी और यू बी सी। ठीक है, मतलब उस मेंबर के अंदर जो फोर्स होगा वो सेम होगा। अगर आपने जॉइंट सी से कैलकुलेट किया वो टेंसाइल है, तो बी से कैलकुलेट करने पे भी वो टेंसाइल ही आएगा। ठीक, ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है एनालिसिस ऑफ ट्रस के वीडियोस में। ठीक है, तो वहाँ पे आप देख लीजिएगा। इस वैल्यू को और मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, ये है -1/2। क्लियर? अब इन वैल्यूज़ को हम सॉल्व करते हैं। इस टेबल के 7th कॉलम में हम पी यू एल अपॉन ए की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं, और 8th कॉलम में पी यू डैश एल अपॉन ए की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं, और फिर इन सब का समीशन कर लेते हैं। ठीक है, तो समीशन करने के बाद जो 7th कॉलम में वैल्यू आई विच इज़ 491, पॉजिटिव साइन है ये ध्यान रखना, साइन को कंसीडर करिएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, और उसी तरह से जो 8th कॉलम का समीशन है वो +160 है। क्लियर? अब मुझे जॉइंट सी पे डिफ्लेक्शंस कैलकुलेट करना है, तो फिर मुझे फॉर्मूला पता है कि किसी भी जॉइंट पे अगर मुझे डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है तो हम बाय यूजिंग दिस टू फॉर्मूले कैलकुलेट कर सकते हैं। ये वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं इससे, और इससे हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी जॉइंट के ऊपर। ठीक, अब यहाँ पे पी यू एल अपॉन ए की वैल्यू अपन ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, और ई मुझे गिवन है 2 × 10⁵ न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। इसको अगर किलो न्यूटन में करना है तो 10⁻, इसको 200 कर लीजिए, और ये एक 10⁻³ की जगह के लिख दीजिए, मतलब किलो न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में हो गया। ठीक है, अब ये पी किलो न्यूटन में था, इसलिए मैंने ई की वैल्यू को किलो न्यूटन में कर लिया, और बाकी सब जो वैल्यूज़ हैं वो मिलीमीटर में है, इसलिए उसको मिलीमीटर में छोड़ दिया। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व किया तो आपके पास में जो डेल्टा वी की वैल्यू आई विच इज़ 2.45 मिलीमीटर, पॉजिटिव साइन। ठीक, उसी तरह से डेल एच की जो वैल्यू आपने कैलकुलेट की विच इज़ +0.8 मिलीमीटर। ठीक, अब ये पॉजिटिव साइन का क्या सिग्निफिकेंस है हम उसकी बात करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा कि पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स दैट द एज्यूम्ड डायरेक्शंस आर करेक्ट। देखिए, आपने जॉइंट सी पे जो यूनिट लोड अप्लाई किए थे, वर्टिकल डायरेक्शन में जो अप्लाई किया था वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में किया था, मतलब जो सी पॉइंट का मूवमेंट है, जो डिफ्लेक्शन है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक, और उसी तरह से जो हॉरिजॉन्टल यूनिट लोड आपने अप्लाई किया था जॉइंट सी के ऊपर, वो टुवर्ड्स लेफ्ट किया था, मतलब जो जॉइंट सी का मूवमेंट होगा वो टुवर्ड्स लेफ्ट होगा। ठीक, मतलब ये इस डायरेक्शन मूव करेगा जॉइंट सी। क्लियर? अब मैं इसको किसी दूसरे तरीके से भी बताता हूँ। देखिए, यहाँ से चेक भी लगा सकते हैं आप, कैसे कि ए बी मेंबर के अंदर कंप्रेसिव फोर्स है, यहाँ से दिख रहा है ये कंप्रेसिव फोर्स है, और कंप्रेसिव फोर्स होने का मतलब है कि ए बी जो पोर्शन है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ए बी मेंबर के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा, और ए बी मेंबर के अंदर अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा मतलब सी जो ये जो बी सपोर्ट है ये इधर मूव करेगा, जो रोलर है वो टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करेगा, तो सी पॉइंट भी टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करेगा। ठीक है, मतलब जो हमने कैलकुलेट किया वो सही कैलकुलेट किया। क्लियर? अब डिफ्लेक्शन ऑफ परफेक्ट फ्रेम के नेक्स्ट वीडियो में, मतलब सेकेंड पार्ट में, हम 1-2 प्रॉब्लम्स और सॉल्व करके देखेंगे। थैंक यू।